हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में बच्चों हम लोग स्टार्ट कर दिए थे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक बच्चों, तो इसमें पहले हम लोग बात कर रहे हैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें आपको जो पढ़ना है बच्चों, इसमें है जैसे कि नाइट्रेशन होता है। ठीक है, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, ठीक है, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। तो मेनली इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है इसमें। तो नाइट्रेशन में क्या करते हैं कि जैसे बेंजीन रिंग पे नाइट्रो ग्रुप लगाना है ना, तो इसमें हम कॉन्सनट्रेटेड HNO3 या HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर लेते हैं। ठीक है, प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो इसमें नाइट्रेशन NO2 ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ से H+ निकल जाएगा। हैलोजिनेशन में जो होता है कि हैलोजिनेशन में बेंजीन रिंग पे क्लोरीन लगाना है ना, Cl2 ले लेते हैं, यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हैं, FeCl3 ले सकते हैं, है ना, SbCl5 ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम ले सकते हैं, और यहाँ पर क्या लग जाएगा बच्चों, क्लोरीन लग जाएगा, हैलोजिनेशन। सल्फोनेशन का मतलब है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या ओलियम ले लेते हैं। ठीक है ना, अभी मैं इसका मैकेनिज्म सबका करूँगा। सल्फोनेशन में क्या होता है कि बेंजीन पर, ठीक है ना, पर क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या इसको बोलते हैं फ्यूमिंग, है ना, फ्यूमिंग H2SO4, है ना, या इसको बोलते हैं ओलियम, है ना। ओलियम पढ़ा होगा 11th में, तो ओलियम होता है, क्या होता है ओलियम, H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर होता है, और ये इसको इकट्ठे आप H2H2O7 कहते हैं। तो अगर बेंजीन पे ओलियम का अगर हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, H2H2O7, इसको और भी कहते हैं फ्यूमिंग, है ना, फ्यूमिंग H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बेंजीन पे, है ना, SO3H लग जाएगा, इसको क्या बोल दोगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, प्लस H2O वगैरह निकल जाएगा। दूसरा है जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में जैसे बेंजीन है, और इस पे हम CH3Cl ले सकते हैं, और एनहाइड्रस AlCl3 ड्राई ईथर वगैरह लेते हैं, तो बेंजीन पे क्या लग जाता है बच्चों, CH3 ग्रुप, टॉलिन बन जाता है। ठीक है, और भी अगर कोई लेते हैं, है ना, C2H5Cl ले लेते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, तब यहाँ पे इथाइल बेंजीन आ जाएगा, C2H5, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, तो कोई भी RCl ले लोगे, है ना, जैसे हमने ये ले लिया है ना, CH2Cl AlCl3, तो अब बेंजीन रिंग पे CH2 के साथ एक और बेंजीन रिंग आ जाता है। और एसाइलेशन जो होता है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में
बेंजीन रिंग पे एसिटिल क्लोराइड है ना, CH3COCl AlCl3 एनहाइड्रस, या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हैं, COO है ना, CH3 और AlCl3 ले सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एसाइलेशन। तो कुल मिला के बच्चों अगर मैं इसको समराइज करूं तो बेंजीन रिंग, ठीक है, पे आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे अगर हमने नाइट्रेशन करना है तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। अगर इस पे हम ओलियम का ट्रीटमेंट कराते हैं, ओलियम, ठीक है, जिसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, H2H2O7, तो इसका नाम होगा सल्फोनेशन, और यहाँ पे SO3H लग जाएगा, ठीक है। अगर हम इस पे हेलोजिनेशन करते हैं Cl2 AlCl3, ठीक है ना, ड्राई ईथर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। सेम अगर हम यहाँ पे Br2 लेते हैं, ठीक है ना, FeBr3 ले सकते हैं, तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, इसको हेलोजिनेशन कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ना फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो इसमें क्या है कि कौन सा आप एल्काइल हैलाइड आप यूज करते हैं, ठीक है। इसमें अगर हमने ले लिया RCl AlCl3, तो यहाँ पे बेंजीन पे R लग जाएगा, और अगर RCOCl ले लोगे, ठीक है ना, AlCl3, तो बेंजीन पे क्या लग जाएगा, COR लग जाएगा, ठीक है बच्चों। तो दीज आर द समरी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि आप बेंजीन पे एक वेरियस काइंड ऑफ ग्रुप बना सकते हैं। ये तो बहुत ही वर्सेटाइल रिएक्शन है ना। तो इसमें क्या है कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, रीजन्स आप अलग ले सकते हैं, मैकेनिज्म सबका एक ही प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो सभी में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, ठीक है ना। तो रिएक्शन को याद करना, प्रोडक्ट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैकेनिज्म तो है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं कि मैकेनिज्म कैसे हुआ, है ना, बट मैकेनिज्म का जानना इसलिए ज़रूरी है कि वेरियस कंडीशन में प्रोडक्ट चेंज हो सकता है। तो आपको वो चेंज ऑफ प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए कि अगर हम ये रीजन लेते हैं और यहाँ पे ये ग्रुप होता है तो उसके प्रोडक्ट्स में क्या अंतर आएगा। दैट्स वाई देयर इज़ नो, है ना, देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक ना, विच आर ऑफ लॉजिकल नेचर। कुछ रिएक्शन होते हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते हैं, या जैसे पायरोलिसिस होता है, क्रैकिंग वगैरह होता है, तो ऐसे रिएक्शन जो फ्री रेडिकल होते हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं चलता है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फैक्टर आता है कि कोलिजन होगा तो रिएक्शन होगा, है ना। वहाँ पे टोटली लॉजिक जो है वो हमेशा वर्क नहीं करता है। लेकिन जहाँ पे लॉजिक वर्क करता है, दोज काइंड ऑफ रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लॉजिक जहाँ पे वर्क कर रहा है तो वहाँ पे आप अलग अलग लॉजिक से आप अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो अपनी इच्छा अनुसार आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो बेंजीन पे कोई भी ग्रुप रखना है, ठीक है, कोई भी ग्रुप रखना है, तो उसके लिए जो फ्रीडल क्राफ्ट है ना रिएक्शन है, या जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, एक वास्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको सुविधा प्रोवाइड करता है। इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट को इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है, कि आप वेरियस काइंड ऑफ एल्काइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेम रिएक्शन है बच्चों, है ना, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गए। तो हम लोग एरोमेटिसिटी पहले देख चुके थे, है ना, जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब हम उसी का यूज करने वाले हैं उसी में, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब हम लोग बच्चों मैकेनिज्म सहित इनका प्रोडक्ट देखेंगे। तो पहली बात हम आते हैं फिर से नाइट्रेशन पे, ठीक है ना। तो नाइट्रेशन में क्या हमने लिया, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया प्लस H2SO4, है ना। अब बच्चों इन दोनों में देखोगे तो ये क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है, ये जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड। कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो ये क्या करेगा, ये H+ देगा और HNO3 इसको क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा HSO4 माइनस प्लस H2NO3 प्लस, है ना।
जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो। अब ये जो होता है बच्चों, ये डिकम्पोज हो जाता है, ये बन जाता है NO2 प्लस क्या, H2O। इसका नाम होता है नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, ये आता है। तो बच्चों हमने बताया था आपको कि बेंजीन पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल आता है ना। तो ये इससे ये जुड़ता है, तो जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल ज्वाइन करता है उसके बगल वाले पे क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आता है, और फिर यहाँ से ये H+ यहाँ से निकल जाता है, ये बन जाता है। ठीक है, E और प्लस H+। तो यहाँ पे E की जगह क्या है बच्चों, यहाँ पे E+ की जगह क्या है, NO2 प्लस, बस और कुछ नहीं है ना। तो NO2 प्लस जो होगा इस बेंजीन पे अटैक करेगा, NO2 प्लस ऐसे जिस कार्बन पे लगेगा उसके बगल वाले कार्बन पे प्लस आएगा। बताया था क्यों आएगा, याद है क्यों आएगा? क्योंकि बच्चों देखो, जैसे मान लो अगर हम इस पाई बॉन्ड को अगर हम तोड़ते हैं, है ना, तो एक जगह हम क्या रखेंगे, माइनस, और एक जगह प्लस। जहाँ मर्जी बेंजीन के सारे कार्बन आइडेंटिकल है, तो ये जो NO2 प्लस है वो किससे बॉन्ड बनेगा, क्या प्लस प्लस का बॉन्ड बनेगा, नहीं, इधर बनेगा। ठीक है, तो जिस पे जुड़ेगा उसके बगल वाले पे प्लस आ जाता है। समझ गए, इतना समझे? अब इसको हमने बताया था कि ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ये बताता है कि वाई दिस कार्बोकैटायन कैन बी फॉर्म, है ना। अगर वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल, तो वो नहीं बनेगा। तो बनेगा वही जो थोड़ा बहुत क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, समझ में आया? अब उसके बाद इसमें से क्या होगा, लॉस ऑफ H+ हो जाएगा। ठीक है ना, तो -H+, जहाँ पे NO2 लगा है वहीं का हाइड्रोजन H+ में निकलेगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, है ना, H+ निकलेगा यहाँ से माइनस, और ये माइनस+ इस प्लस के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है बच्चों, तो ये है नाइट्रेशन। क्लियर? तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा बच्चों। अब आते हैं बच्चों सल्फोनेशन पे। ठीक है, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, जैसे ये है H2S2O7। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे SO3 प्लस क्या बन जाता है, H2SO4। ये होगा फ्यूमिंग, है ना, ये क्या है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज ओलियम। ठीक है, ये ओलियम है। ठीक है, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है, तब भी वहाँ पे क्या हो सकता है, H2O और SO3 बन सकता है। ठीक है, इवन अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ज़्यादा लिया है तब भी ये H2O प्लस SO3 बन जाता है। तो ये जो होता है बच्चों क्या होता है, न्यूट्रल होता है, बट ये इलेक्ट्रोफाइल है ना। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए, वहाँ पे बहुत सारा या तो प्लस चार्ज होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है कि क्या होना चाहिए, डेल्टा प्लस हो, ठीक है ना, वैकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल हो, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, टेंडेंसी मस्ट बी ग्रेटर। तो अगर ऐसा होता है बच्चों तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये जो SO3 है, ठीक है, SO3 विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके पास जो होता है वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और बहुत सारा यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये सल्फोनेशन है। तो यहाँ पर ये जो होता है, ये जो पाई बॉन्ड ऐसे और ये ऐसे आ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज था इसलिए ऐसा हुआ। तो अभी इसको जिससे जोड़ोगे उसके बगल वाले पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ये जाएगा S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O माइनस ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, एरोमेटाइजेशन, यहाँ से H+ निकाल लोगे, ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा SO माइनस डबल बॉन्ड O H+। एसिडिफिकेशन कर लोगे, क्या बन जाएगा, SO और H, या इसी को हम लोग क्या लेते हैं, SO3H, ठीक है। तो ये इसका बच्चों क्या है, मैकेनिज्म है। क्लियर? तो इसमें बोला जाता है कि सल्फोनेशन में, है ना, सल्फोनेशन में
आइसोटोपिक इफेक्ट होता है। क्या होता है? आइसोटोपिक इफेक्ट मतलब बेंजीन की रिएक्टिविटी जो होती है, ठीक है ना, वो ड्यूटेरियम वाले से क्या होगी? ज़्यादा होगी। मतलब यहाँ पे डी लगा दोगे, है ना, तो इस केस में केवल ऐसा होता है, बाकी जगह ऐसा नहीं होता है। मतलब C6H6 ग्रेटर दैन C6D6 ग्रेटर दैन C6T6 फॉर सल्फोनेशन। बाकी में क्या होता है? ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है ना। सिर्फ सल्फोनेशन में ये ऑर्डर होता है कि जो, क्योंकि देखो यहाँ से जो हम H+ निकालते हैं ना, ठीक है, तो H+ अगर ये वीकर बॉन्ड होगा तो जल्दी भाग जाएगा, अगर ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा तो देर में जाएगा। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन बनाता है? जो हैवियर आइसोटोप होता है, ठीक है। तो ये जो होगा वो आपको कहीं ना कहीं किताबों में मिल सकता है, बट IIT इतना सारा नहीं पूछता है, ठीक है ना। IIT बस वही है कि जो आपका रिएक्शन NCERT में है, जो मैकेनिज्म बेस्ड है, वो आपका नॉलेज नहीं चेक करते बच्चों, वो आपका स्किल चेक करते हैं, ठीक है ना, कि आप जो है जितना बुक में दिया हुआ है, जितना आपके सिलेबस में, हाउ मच यू आर एफिशिएंट टू अप्लाई दोज कंसेप्ट, ठीक है ना। नॉलेज के लिए तो गूगल है, बुक्स है ना, इतनी सारी है ही, आप वहाँ पे टाइप करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। नॉलेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंजीनियरिंग, है ना। इंजीनियरिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है एनालिटिकल स्किल होता है, IQ होता है, ठीक है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। वो ज्ञानवान लोगों को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो ज्ञान तो उनके पास है ही, है ना, वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं। ज्ञान नहीं चाहिए, क्या चाहिए? स्किल चाहिए, एनालिटिकल स्किल चाहिए। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, वो कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना, समझ गए। ये था बच्चों सल्फोनेशन। तो यहाँ पे हमने ये समराइज़ कर दिया था। तो हमने एक तो देख लिया नाइट्रेशन क्या होता है। तो नाइट्रेशन में हमने क्या देखा कि यहाँ पे HNO3 और H2SO4 मिलकर के क्या बना देते थे? NO2+, और इस NO2+ को यहाँ पे चिपका देना है। इस वाले केस में क्या होता है? SO3 होता है और प्लस H2SO4 होता है। SO3 इस पे जाके चिपक जाता है, सिंपल सी बात है। अब आते हैं अगला बच्चों, हैलोजिनेशन, ठीक है ना, हैलोजिनेशन। तो इसमें जैसे हमने बताया कि यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे हमने ले लिया एनहाइड्रस, ठीक है ना, AlCl3 ले लिया, या इसको लिखते हैं ड्राई ईथर। तो उसकी प्रेजेंस में यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों? क्लोरीन आ जाता है, ठीक है। तो अब ये ऐसा कैसे हुआ ये आपको समझना है, तो ध्यान से बच्चों देखो, Cl जो होता है, Cl और Cl इसके पास क्या है? देखो लोन पेयर है ना, लोन पेयर है। और जो AlCl3 है, क्लोरीन, एल्युमिनियम के पास क्या है बताओ? वैकेंट ऑर्बिटल है ना। एल्युमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। किसका है? एल्युमिनियम का। इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहता है। क्यों इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहेगा? क्योंकि अभी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये 6 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। तो 6 इलेक्ट्रॉन है और इस वजह से अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहेगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बच्चों, ये यहाँ से यहाँ पे ये ले लेगा। तो अब डोनर पे क्या आता है बताओ? प्लस आ जाएगा, ये डोनर है। और एक्सेप्टर पे क्या आता है? माइनस आ जाएगा। क्लोरीन ने 2 बॉन्ड बना लिया ऐसे, माइनस, ठीक है। अब जैसे ही बच्चों डोनर पे प्लस आ जाएगा, है ना, इस पे प्लस आया, ठीक है, प्लस आया तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब इसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया? बढ़ गया है। इस वजह से ये क्या करेगा? ये अपना इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों Cl प्लस AlCl4 माइनस, ये है, ठीक है। तो अब इसको आप हर जगह समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे मान लो अगर Br2 होता, यहाँ पे हमने AlBr3 ले लिया मान लो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करोगे? सिंपल है, इसका लोन पेयर इसको दे देगो, ठीक है। तो फिर क्या आएगा? डोनर पे प्लस आ जाएगा और एक्सेप्टर पे माइनस, ठीक है। तो ये है AlBr3 माइनस है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा? Br प्लस AlBr4 माइनस, कहीं भी कर सकते हो। उसी तरह यहाँ पे
जैसे CH3 CO Cl है, प्लस क्या ले लो AlCl3, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पे लोन पेयर है, ऐसा क्या आएगा CH3 CO, यहाँ पे क्या आएगा Cl प्लस, यहाँ पे AlCl3 माइनस, फिर से क्या कर ले, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ गई, ले लेगा। यहाँ पे क्या है CH3 CO प्लस प्लस AlCl4 माइनस। अब जैसे यहीं पे बच्चों है CH3 Cl प्लस AlCl3, अब बताओ क्या करोगे, सिंपल है, इसका क्लोरीन छीन लो ना, प्लस प्लस क्या ले लो AlCl4 माइनस, ऐसे करना है, ठीक है ना। CH3 CH2 Cl है, अब इसको AlCl3 से कराओ, क्या बनाओगे, अब समझ गए होगे, क्या लिखोगे CH3 CH2 प्लस प्लस AlCl4 माइनस, यही तो होगा, ठीक है बच्चों। अगर मान लो ये है प्रोपाइल क्लोराइड है CH3 CH2 Cl प्लस AlCl3, अब क्या करोगे AlCl4 ले लो, है ना, AlCl4 माइनस, प्लस क्या होगा CH3 CH2 प्लस। अब देखो ये 1 डिग्री है, अब देखो बच्चों जहाँ भी कार्बोटाइन बनेगा, है ना, जहाँ भी C प्लस बनेगा, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट हमेशा चेक करना है, रीअरेंजमेंट, ठीक है, हमेशा चेक करना है कि वहाँ पे है कि नहीं। अगर उसको ज़्यादा स्टेबल, है ना, ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा तो रीअरेंज हो जाएगा। तो देखो ये 1 डिग्री से क्या बन सकता है, 2 डिग्री बन सकता है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो हमने जो सीखा अभी तक, जब आप हेलोजिनेशन करते हैं तो Cl2 लेते हैं और AlCl3 लेते हैं। तो AlCl3 क्या करता है, Cl2 के साथ कोई भी एक क्लोरीन के साथ ये लोन पेयर उसका एक्सेप्ट करता है, तो लोन पेयर ये डोनेट कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। जैसे ही यहाँ पे प्लस आएगा इसकी इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन से छीन लेगा, तो ये बन जाएगा Cl प्लस। तो ये बन जाएगा बच्चों इलेक्ट्रोफाइल, है ना, ये क्या बन गया, ये E प्लस बन गया। ऐसे हमने इलेक्ट्रोफाइल बना लिया, सिंपल। ब्रोमीन है तो यहाँ पे ये Br प्लस ब्रोमीनियम आयन बन गया, तो ये हो गया E प्लस, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड लिया तो इसको बोलोगे ये एसाइलियम आयन है ना, E प्लस है, ठीक है। यहाँ पे ले लिया, है ना, कार्बोटायन, तो ये कार्बोटायन बन गया, ये भी E प्लस है। जहाँ भी प्लस चार्ज आता है बच्चों वही क्या है इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको अल्टीमेटली क्या करना होता है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना होता है, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा और वो बेंजीन रिंग पे क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। जहाँ भी कार्बोकेटायन बनता है बच्चों, जहाँ भी क्या बनता है कार्बोटायन, हमेशा वहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। उसको रीअरेंज जरूर कराने की कोशिश, है ना, सोचेंगे कि क्या इसको रीअरेंजमेंट से बेनिफिट मिल रहा है। अगर इसको रीअरेंजमेंट से बेनिफिट मिल रहा है तो वो ज़रूर रीअरेंज हो जाएगा, अगर इसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो वो रीअरेंज नहीं होगा। क्लियर, समझ गए। तो आप समझ गए बच्चों, है ना। तो क्लोरीनेशन तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैं लिखूँगा Cl2 AlCl3 एनहाइड्रस, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों मैं बना लूँगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बन गया। इसका जो मैकेनिज्म होगा मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या लिखोगे Cl प्लस AlCl3, बस यहाँ पे 3 है, इसको 4 कर लिया, फिर वो खा जाएगा, यहाँ मिल जाएगा Cl प्लस प्लस AlCl4 माइनस। अब ये जो Cl प्लस है इस बेंजीन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। जिस कार्बन से जुड़ेगा उसके बगल वाले पे प्लस आ जाएगा, फिर इसका एरोमेटाइजेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म है बच्चों। अब जैसे कई बार ऐसा लिखा रहता है ना, यहाँ पे लिखा रहता है Br2 और Fe, है ना, और यहाँ पे लिखा रहता है एनहाइड्रस ईथर। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये यहाँ पे ब्रोमीन आएगा। अब देखो Fe और Br2, तो Fe प्लस Br2 ये आपस में पहले रिएक्ट करते हैं, तो ये बनाता है FeBr3, समझ गए, इसको बैलेंस कर लोगे। तो ये जो FeBr3 है अब ये लुईस एसिड होता है, ये फिर से Br2 से रिएक्ट करके क्या बना लेगा Br प्लस प्लस FeBr4 माइनस, ये बन गया। अब इसको भी क्या कर लो, इस बेंजीन पे अटैक करा दो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जाएगा, है ना, ये ऐसे होगा, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दोगे, H है, यहाँ प्लस आएगा, ये फटाफट निकाल दोगे, ये क्या हो जाएगा बच्चों ब्रोमोबेंजीन,
प्लस H प्लस, ये हैलोजिनेशन है। ठीक है, बहुत आसान है मैकेनिज्म। अब इसमें है बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, RCl प्लस AlCl3 प्लस क्या लेते हैं, बेंजीन। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, R आ जाता है। बस ये हो जाएगा ड्राई ईथर। ठीक है, एनहाइड्रस कंडीशन में। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे RCl प्लस AlCl3 अभी अभी आपको हमने बताया है, यहाँ पे क्या मिलेगा, R प्लस AlCl4 माइनस AlCl4 माइनस। तो इसमें जो होता है बच्चों एक कार्बोकैटायन है। ठीक है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हमेशा होती है। तो ये इसका आप एडवांटेज या डिसएडवांटेज जो कहना है आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यही हमने लिया CH3Cl प्लस AlCl3। ठीक है, और यहाँ पे बेंजीन हमने ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बना लोगे, बस CH3 को फिट कर दो, हो गया काम ख़त्म। बाकी से मतलब नहीं बच्चों, साइड प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने का कोई उम्मीद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन जो बन रहा है वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। CH3 CH2 Cl, यहाँ भी देखोगे तो 1 डिग्री बनेगा है ना, प्लस बेंजीन लोगे तो इस केस में क्या आ जाएगा, इथाइल बेंजीन आ जाएगा। ठीक है, अब अगर बच्चों N प्रोपाइल ले लिया है ना, N प्रोपाइल CH2 Cl प्लस बेंजीन। ठीक है, और यहाँ पे AlCl3 और ईथर ले लिया, तो इस केस में बच्चों ये प्रोडक्ट बनता है ना, क्यूमीन। इसका नाम क्या है, क्यूमीन, कॉमन नेम है क्यूमीन। ये कॉमन नेम इम्पॉर्टेंट बच्चों, ये आता है फिनॉल के प्रिपरेशन में है ना, अगला चैप्टर जो हम आएंगे अल्कोहल ईथर फिनॉल, तो वहाँ पे आता है। तो बच्चों इसमें क्या होगा कि जब आप AlCl3 अगर लोगे, ठीक है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, ये आएगा CH2 प्लस AlCl4 माइनस। अब यहाँ से देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो ये 2 डिग्री हो सकता है, तो इसका हाइड्रोजन वहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, CH3 CH प्लस और CH3। अब ये बेंजीन पे क्या करता है, अटैक करेगा और उसका हाइड्रोजन को भगा के अपने बैठ जाएगा। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट अब लिख दे रहा हूँ, एग्जाम में बता चुका हूँ, प्लस H प्लस, ये क्यूमीन बनता है। मतलब N प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनेगा, कुछ भी कर लोगे N प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है। अब बच्चों अगर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, जैसे मान लो ये हमने ले लिया, ठीक है ना, प्लस ये हमने ले लिया ऐसे CH2 Cl, ठीक है ना, और AlCl3, तब बच्चों यहाँ पे क्या होगा बताओ, याद है, AlCl3 है ना, ड्राई ईथर। तो मैं क्या प्रोडक्ट बनाऊँ, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन इससे कंबाइन ऐसे बनेगा, ये बनेगा। ये कैसे हो गया, तो इसमें जब आपने AlCl3 लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, CH2 प्लस, ये 1 2 3 4 5 और 6 क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए हम ये सब चीज़ें पहले ही करा चुके हैं। ये 6 मेंबर बन जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा 1 3, बताया था कैसे करते हैं, 2 3 को ब्रेक करते हैं, 1 3 को ज्वाइन करते हैं, और 2 पर क्या आता है, प्लस आता है, बस। अब ये कार्बोकैटायन बन गया, तो अब ये बेंजीन पे अटैक करेगा। ठीक है, ये बेंजीन पे अटैक करेगा, तो जिस पे जुड़ेगा उस पे, उसके बगल वाले पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर बाद में यहाँ से ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, तो ये आपको क्या बन जाएगा बच्चों, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है।
ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। रीअरेंजमेंट इसमें होता है बच्चों, ठीक है ना। तो रीअरेंजमेंट को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जहाँ पे इंटरेस्टिंग अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, जो थोड़े क्रिएटिव नेचर के होते हैं, तो वैसे ही प्रोडक्ट जो होते हैं या जो वैसे ही रिएक्शन होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हमेशा क्रिएटिविटी वाले ही क्वेश्चन करने की, है ना, ऑर्गेनिक में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा चलती है कि आप इससे कुछ नया, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट आप बना दिए, तो मैकेनिज्म वहाँ पे चेंज हो रहा है, वहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है, वहाँ पे किसी ग्रुप का एक डिफरेंट, है ना, इफेक्ट लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट है, ऑर्थो पैराडाइटिंग नेचर है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर बच्चों हम रीअरेंजमेंट को ब्लॉक करना चाहते हैं, ठीक है ना, अब जैसे मान लो अब आता है इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये जो होता है ना, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से क्या होता है, बेटर माना जाता है, बेटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट, है ना, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। एसाइलेशन में बच्चों जैसे हमने ले लिया ना CH3COCl प्लस AlCl3, अब क्या करोगे, ये इसको तोड़ लेगा, है ना, क्या मिल जाएगा, CH3CO प्लस AlCl4 माइनस। अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं कि CH3CO प्लस और CH3 ना प्लस, इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, X और Y, कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो आपको लगेगा कि इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 9 है ना, प्लस H ज़्यादा है, प्लस I ज़्यादा है, तो Y ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। बट बच्चों इसमें जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि इसके पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर ये बैक बॉन्डिंग में चला जाएगा और इससे इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ठीक है, ऑक्टेट इसका क्या हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट है, और तुम्हें पता है कि ऑक्टेट कंप्लीट होना क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर स्टेबिलिटी, इसलिए क्या होगा, X ग्रेटर देन Y होगा। तो एसाइलेशन में जो कार्बोटैन बनता है, ठीक है ना, एसाइलेशन में, ठीक है, जो C प्लस बनता है, ठीक है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट क्या हो जाता है बच्चों, कंप्लीट हो जाता है। इसलिए रीअरेंजमेंट, है ना, रीअरेंजमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 0। वो क्यों है ना, 0। तो यही इसका बेहतरीन बच्चों क्या होता है, इम्पैक्ट है कि जो एसाइलेशन होता है, एसाइलेशन में जो कार्बोटैन, इसको हम बोलते हैं एसाइलियम, है ना, एसाइलेशन में, है ना, एसाइलियम कार्बोटैन बनता है, और ये जो एसाइलियम कार्बोटैन होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, और इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है, तो ये बेहतर है, तो इसको रीअरेंज होने की कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे CH3COCl प्लस AlCl3, ठीक है, दूसरा हमने ले लिया CH3CH3CH2Cl प्लस AlCl3, तो ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। प्लस AlCl4 माइनस, हम दिखा देंगे कि इसका जो लोन पेयर है इसके साथ रेजोनेंस में है, ठीक है ना।
इससे इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो इसलिए इसको चिंता वाली बात नहीं। इस केस में अगर तुम देखोगे तो 1 डिग्री कार्बोटैन बनेगा और उसके पास क्या है, अपॉर्चुनिटी है क्या होने की, अपने आप को स्टेबलाइज करने की बाय रीअरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और ये टर्शरी बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो एल्काइलेशन है इसमें रीअरेंजमेंट के चांसेस हमेशा हो सकते हैं, बट एसाइलेशन में नहीं होता है। कार्बोटैन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से जो एसाइलेशन होता है वो बेहतर होता है। ठीक है बच्चों, अब जैसे मैं आपको टारगेट दूं कि भाई बताओ इस बेंजीन से हमें ये बनाना है, ठीक है ना, इस बेंजीन से हमको एन प्रोपाइल बेंजीन बनाना है, तो तुम क्या करोगे, बोलो तुम क्या करोगे, बेंजीन लोगे, AlCl3 लोगे और ये लोगे CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है ना, और ड्राई ईथर जो भी है एनहाइड्रस फॉर्म। तो क्या लगता है तुम्हें क्या बनेगा, क्या एन प्रोपाइल बेंजीन बनेगा, क्या ये बन सकता है, बोलो ये नहीं बनेगा। क्या बन जाएगा, क्यूमीन बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बोटैन रीअरेंजमेंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो बनेगा CH2 CH2 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये रीअरेंज हो जाएगा और इस रीअरेंजमेंट को आप रोक नहीं सकते। तो क्या तरीका है ना, ये बन जाएगा। तो तरीका ये है बच्चों कि आप क्या करो, इस बेंजीन को ये ले लो, है ना, CH3 CH2 CuCl और इसके साथ क्या ले लोगे, AlCl3 ले लोगे। ठीक है, तो अब तुम्हें पता है क्या बनने वाला है। ठीक है, ये CO वाला यहाँ पे CH2 और CH3 ये बन जाएगा। अब याद है बच्चों तुमको क्लीमेंसन रिडक्शन, देखो नेम रिएक्शन आया ना, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या होता है क्लीमेंसन रिडक्शन, जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसको क्या कर देगा, रिड्यूस करके क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा। यही देखो बच्चों रिएक्शन काम आया। तो नेम रिएक्शन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं, क्योंकि नेम रिएक्शन आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट, आपका जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से पॉसिबल नहीं था एन प्रोपाइल बेंजीन बनाना, लेकिन अगर आप एसाइलेशन वाला पार्ट यूज करते हैं तो आप एन प्रोपाइल बेंजीन या कैसा भी आप बेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरह बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, ठीक है ना, इसका भी वही काम होता है, OCOCH3। ठीक है, यहाँ भी अगर AlCl3 लेते हैं तो इसके पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा। ठीक है, डोनर पे क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे AlCl3 माइनस आ जाएगा, CO और CH3। तो अब ये कहीं से चाहे लेफ्ट या राइट से टूट जाएगा। ठीक है, तो CH3CO O AlCl3 माइनस प्लस जो राइट में बचा CO और CH3 प्लस, ये एसाइलियम आयन आ गया। मतलब अगर हमने यहाँ पर प्लस यहाँ पे क्या ले लिया, CH3CO होल ट्वाइस O ले लिया, ठीक है ना, और AlCl3 ड्राई ईथर ले लिया, बच्चों क्या बनेगा, एसिटोफिनोन। इसका क्या नाम होता है, एसिटोफिनोन। ठीक है ना, CH3। कई बार हम ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों, हम एसिटिक एसिड ले सकते हैं, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड क्या ले सकते हैं, H2SO4। तो ये भी जो होगा, जो कॉन्सेंट्रेटेड होगा ना, वो भी क्या करेगा, इस OH2 प्लस को भगा देगा और यहाँ भी एसाइलियम आयन क्या हो सकता है, बन सकता है। तो इस केस में भी क्या बन जाएगा, एसिटोफिनोन बन जाएगा। ठीक है, एसिटोफिनोन इस केस में। ठीक है, तो एसाइलियम है ना, एसाइलेशन समझ में आया और ये क्यों बेहतर है ये समझ में आया। ठीक है ना, तो ये कारण है। अब जैसे ये हमने ले लिया है ना, एग्जाम्पल थोड़ा कर लेते हैं। जैसे मान लो ये है बेंजीन है और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, COCl और AlCl3, क्या बनेगा बच्चों, बेंजोफिनोन बन जाएगा। ठीक है, CO और इधर क्या बोल दोगे इसको, बेंजोफिनोन। ठीक है, बेंजोफिनोन। अच्छा, अगर ये है प्लस हमने ले लिया बच्चों, ये ले लिया, यहाँ पर CH3 है, OH ले लिया, ठीक है, और H प्लस ले लिया, बताओ क्या बनेगा। तो हमेशा समझना बच्चों, याद है तो मैंने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बताया था, तो इस पर H प्लस क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH2 प्लस होगा
जैसे ही ऑक्सीजन में प्लस आएगा वो निकल लेगा, कहेगा मैं तो जा रहा हूँ, है ना, ये आ जाएगा यहाँ प्लस। अब इसमें क्या कर लोगे, 1 2 क्या करोगे, हाइड्राइड शिफ्ट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये CH3 और यहाँ पे प्लस। अभी क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। अभी बेंजीन की खोपड़ी पे अटैक कर देगा ऐसे, फाइनली H+ निकाल लोगे, प्रोडक्ट क्या बना लोगे ऐसे, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। तो हमेशा देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन पे अटैक करेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ बच्चों, एक होता है एक्शन ऑफ NBS, इसका नाम है N-ब्रोमोसक्सीनामाइड, ठीक है। तो ये होता है N और यहाँ पे ब्रोमीन, सक्सीनिक एसिड का अमाइड और उस पर ब्रोमीन, तो इसका नाम है N-ब्रोमोसक्सीनामाइड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, N-ब्रोमोसक्सीनामाइड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो N-ब्रोमोसक्सीनामाइड क्या करता है ना, तो ये क्या करता है, ये एलाइलिक पोजीशन या बेंजाइलिक पोजीशन पर क्या करता है, ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करता है। एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पर ये ब्रोमीन को क्या करता है बच्चों, सब्स्टिट्यूट करता है। N-ब्रोमोसक्सीनामाइड क्या होता है एलाइलिक पोजीशन, जैसे देखो CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये एलाइलिक पोजीशन है। तो अगर हम इसको NBS से कर लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एलाइलिक, मतलब डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन वाला, ठीक है, डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन वाला जो पोजीशन है वही एलाइलिक पोजीशन। तो यहाँ पे ये Br आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें क्या होता है ना बच्चों, ये जो N-ब्रोमोसक्सीनामाइड होता है, मैं बता दे रहा हूँ, ये इसको थोड़ा सा बस हीट कर दोगे तो ये फ्री रेडिकल बना लेता है, ठीक है ना। ये फ्री रेडिकल O और O प्लस Br फ्री रेडिकल बनता है। तो ये जो फ्री रेडिकल होता है एलाइलिक वाले कार्बन का हाइड्रोजन ही ले लेता है, ठीक है ना। तो ये जो होगा एलाइलिक वाले कार्बन का हाइड्रोजन ही ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ से NH आ जाएगा प्लस, क्यों एलाइलिक लिया समझ में आया, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और इसी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, Br फ्री रेडिकल आके ज्वाइन हो जाता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो N-ब्रोमोसक्सीनामाइड ये क्या करता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या करता है, ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। जैसे ये CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब अगर बच्चों इस पे NBS करोगे तो कहाँ पे आएगा, तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH Br CH डबल बॉन्ड CH2, बट ये कम बनता है, क्यों भाई, ऐसा क्यों, अभी तभी तो हमने बताया, फिर मैं क्या गलत बता दिया क्या, नहीं, ध्यान दो। अब इस पर जब NBS पहली बार करोगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाएगा, है ना, डबल बॉन्ड CH और ये CH फ्री रेडिकल। अब देखो इसकी वजह से अभी देखो है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये क्या है बच्चों, ये आइसोलेटेड है ना, ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, तो अगर ऐसा कुछ तरीका हो जाए कि वो कंजुगेटेड हो जाए, है ना, हमेशा कंजुगेशन से स्टेबिलिटी मिलती है, तो ये ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब देखो बच्चों ये जो डबल बॉन्ड थे जो पहले आइसोलेटेड थे अब कंजुगेटेड में, अब इसमें Br फ्री रेडिकल आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2 Br, ये बन जाएगा। अब तुमने कहा कि सर ये तो 1 डिग्री था, है ना, अगर यहाँ पे आ जाए, अगर उल्टा यहीं पे आ जाए, है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे फ्री रेडिकल है डबल बॉन्ड CH2, अगर ये इधर के साथ बनाता है तब क्या होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, है ना,
तो ये आएगा CH डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस पर बी आर फ्री रेडिकल। अब देखो ये फ्री रेडिकल बच्चों ज़्यादा अच्छा है, क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री है, कॉन्जुगेशन में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो यहाँ आ जाएगा। तो कई बार क्या होता है, रेजोनेंस के कारण से चीज़ें क्या हो जाती है, रीएडजस्ट हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान से देख लो। तो हमने क्या कहा कि जो NBS होता है, NBS क्या करता है, ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन करता है। कहाँ पे करता है? एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे। क्यों करता है? क्योंकि एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे जो फ्री रेडिकल बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था बच्चों, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि ये जो NBS है, हमें लग रहा था कि ये एलाइलिक है क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बनना चाहिए, है ना। बट ये कम बनता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बनेगा, लेकिन ये कम बनता है। इससे बेहतर रिजल्ट ये हो सकता है कि जैसे ही यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट हो गया, तो जब इंटरमीडिएट हो गया तो इसके पास ऑप्शन होगा ना अपने आप को रीएडजस्ट करने का, तो ये इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा। अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन में होगा, ये कॉन्जुगेशन में डबल सिंगल डबल। पहले ये डबल बॉन्ड क्या थे इस मॉलिक्यूल में, ये आइसोलेटेड थे, है ना, डबल सिंगल सिंगल आ गया, डबल सिंगल सिंगल आ गया, तो इनके बीच में, है ना, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से ऑर्बिटल स्ट्रेन होता है। अगर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड होता है तो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल बीच में आता है तो वो इन दोनों को मिला सकता है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। तो राइट साइड से मिलाता है तो ये बनेगा, तो ये वाला जो होगा बच्चों वो क्या आएगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये बच्चों कन्वर्जन में बहुत काम आता है, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर ये हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने लिया CH3 CH2 Cl और AlCl3। अब बताओ क्या आएगा बच्चों, अब देखो ये आ जाएगा CH2। अब मैं क्या कर लूँ बोलो, अब इसमें हमने लिया NBS ले लिया, बताओ अब क्या करेगा NBS, ब्रोमीन ला देगा ना, ये बेंजाइलिक पोजीशन है ना, ब्रोमीन ला देगा। अब बताओ मैं एल्कोहलिक QH ले लिया, याद है क्या करता है, ये एलिमिनेशन करता है, अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा और ये बीटा है, तो बीटा से ऐड होगा यहाँ से, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है, ये आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या है बच्चों, स्टाइरीन। देखो ऐसी IIT चीज़ों को पूछता है, लॉजिकल वही रिएक्शन पूछेगा जो आपके बुक में है, इससे बाहर नहीं है। मतलब कि आपको MS चौहान आता है तो IIT हो जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। IIT तब होगा जब आप NCERT पूरा पढ़ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को 90% बना लें, आपको IIT हो जाएगा, ठीक है ना। तो देयर इज बुक जो है, बुक करना नहीं है, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ना है, वो सबसे बेहतर क्या होता है, गाइडेंस होता है। ऑल्दो MS चौहान बुक इज़ हैविंग अ गुड कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, बट देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स विच आर आउट ऑफ सिलेबस। तो आप उसमें एनर्जी कंज्यूम करने से बेहतर है कि आप उसके कुछ अच्छे चैप्टर्स हैं, लाइक जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आइसोमेरिज्म है ना, इवन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, तो कुछ 2 4 5 चैप्टर अगर आप उससे लगाते हैं तो आपका एक जो थिंकिंग जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। बट उसमें जो प्रॉब्लम्स दिए हैं वो एग्जैक्टली IIT के हिसाब से नहीं है, क्योंकि IIT में जो क्वेश्चन आते हैं वो कंपाउंड के एस्टिमेशन, डिटेक्शन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस पे आते हैं। तो ज़्यादातर जो होते हैं कि वो NCERT के जो रिएक्शंस होते हैं उसी रिएक्शन को यूज करके वो पैसेज बना लेते हैं और उस पैसेज के हिसाब से वो जो प्रॉब्लम्स को फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो हमेशा हमें स्ट्रक्चर पे, है ना, जैसे इसमें ओजोनोसिस है उसका यूज आता है, तो मैं इस पर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो पहले इसको बहुत अच्छे से बच्चों, जिस स्टूडेंट का हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छा होता है उसी का ऑर्गेनिक में कमांड हो पाएगा। तो हाइड्रोकार्बन एक फंडामेंटल चैप्टर्स है, ठीक है ना। इस फंडामेंटल में बहुत सारे फंडामेंटल टॉपिक्स है। जब तक इन सारे टॉपिक्स का बहुत ही बेहतरीन कमांड नहीं होगा तब तक आपका ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा पकड़ नहीं बन पाएगी। तो बेहतरीन कमांड बनाने के लिए आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, रिएक्शन को कई बार लिखना है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर का IIT JEE क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन बना के रख लेना है, तभी आप अपने आप को एश्योर मान सकते हैं। जैसे ये चैप्टर आपका बढ़िया बन जाएगा फिर आगे के चैप्टर्स जो होंगे वो इसी पे आधारित होते हैं, तो बड़े ही आसान से लगते हैं और आपका कमांड बन जाएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक अकेले अगर आप कर लेते हैं तो ये अकेले मैथ, जितना नंबर आप मैथ में लाते हैं उतना ऑर्गेनिक में आ जाएगा, जितना हम अकेले फिजिक्स में लाते हैं उतना ऑर्गेनिक में आ जाएगा, है ना। सच ए ह्यूज, है ना, स्कोरिंग पार्ट। बस इसमें बहुत ज़्यादा आपको IQ की ज़रूरत नहीं है, हाँ बहुत ध्यानपूर्वक रिएक्शंस को समझना है, ठीक है। अब बच्चों इसी पे हम फिर से क्या कर लें, BR2 कर लें, है ना, BR2 कर लेते हैं। तब क्या होगा, यहाँ पे यही BR आ जाएगा, BR आ जाएगा, याद है। अब इसको अप्लाई करो। अब इसको हमने क्या लिया, पहला ले लिया एल्कोहलिक KOH, याद है,
दूसरा ले लिया NaNH2। अब बताओ क्या बनेगा, याद है? 2 बार एलिमिनेशन हो जाएगा ना, 2 HBr निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसको हम NaNH2 से दोबारा रिएक्ट करा दें, तब क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे ये आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। अब यहाँ पे अगर मान लो हमने CH3Cl ले लिया है ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये -4 इस पे आएगा, इसको भगा सकता है ना। आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो ये C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। तो देखो ये क्रिएटिविटी होती है बच्चों, है ना, क्योंकि मेडिकल साइंस में आपको ड्रग्स, मेडिसिन, इन सबको बनाना होता है। तो इन सबको बनाने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स यूज होते हैं कि आप इसमें क्या करेंगे कि इस फंक्शन ग्रुप को इस फंक्शन ग्रुप में चेंज कर सकते हैं, इसमें R को एल्काइल ग्रुप की जो साइज है उसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना, कैसे कैसे ग्रुप लाते हैं। तो मैकेनिज्म जो होता है, इसी वजह से मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपको मैकेनिज्म, आपको बिल्डिंग बनाने आता है तो आप कितने ही प्रकार की बिल्डिंगें बना सकते हैं ना, अगर आपको बनाने आता है, ठीक है ना। तो आप वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं, अपार्टमेंट, है ना, उसकी अलग अलग डिज़ाइन हो सकती है, अलग अलग उसके, ठीक है ना, फैसिलिटीज़ आप उसमें दे सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस, दैट्स वाई जो मैकेनिज्म होता है ना, दैट प्लेज अ वाइटल रोल, ठीक है ना, फॉर द सिंथेसाइजेशन ऑफ डिज़ायर्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है, समझ गए। तो NBS का क्या यूज है, ये क्लियर हुआ, ठीक है। तो जैसे बच्चों मान लो हमने ऐसे ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया CH3COCl ले लिया, ठीक है, AlCl3 ले लिया, A बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने जिंक अमलगम और कॉन्सनट्रेटेड HCl लिया, इसको B बनाया, ठीक है। NBS ले लिया, इसको हमने C बनाया। उसके बाद एल्कोहलिक KOH ले लिया, ठीक है ना, D बनाया। तो क्या हम बना सकते हैं, यस, फटाफट करते हैं। तो CH3CuCl, ठीक है ना, AlCl3, क्या बनाओगे, पहली बार एसीटोफिनोन बन जाएगा। अब ये भी पढ़ा है, एसाइलेशन। अब ये क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन है, जिंक एमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, ठीक है ना। तो अब ये क्या बनाएगा, है ना, डबल बॉन्ड O को क्या बना लेगा, ये बना लेगा CH2 और CH3। उसके बाद फिर हमने क्या ले लिया, NBS। तो ये ब्रोम है ना, ये क्या है, बेंजाइलिक पोजीशन, बेंजीन से जो लगा हुआ कार्बन है, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या ले लिया, एल्कोहलिक KOH। तो अब ये क्या करेगा बच्चों, है ना, बीटा हाइड्रोजन लेकर के यहाँ पे क्या बना लेगा, एल्कीन बना लेगा, ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिस की जाती है बच्चों की। रिएक्शन जो होता है, सीरीज ऑफ रिएक्शन, A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, इसी प्रकार से क्वेश्चन IIT में आते हैं, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ ABCD। तो आपने रिएक्शन पढ़ा, लेकिन आपने ये थोड़ी कि हाँ हमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमने पढ़ा है, हम लिख सकते हैं 10 शब्दों में, 10 लाइन में, है ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। वो तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स के लिए है, समझ गए बच्चों, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सारा जो है रिएक्शन में देख लिया है कि इसको कैसे करना है। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये तो रहा कि आपने रिएक्शन देखा, इम्पॉर्टेंट है बच्चों, जैसे मान लो कि बेंजीन है, ठीक है, और टॉलिन है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो रिएक्टिविटी, है ना, रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस, है ना, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, वेरियस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो अलग अलग जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ठीक है ना, उसमें उनका क्या ऑर्डर होगा। तो जैसे बच्चों हमने ये ले लिया है, जैसे मान लीजिए बेंजीन है, ठीक है, और ये टॉलिन है, ठीक है। बताओ क्या लगता है आपको, इलेक्ट्रोफाइल
है ना, किस बेंजीन रिंग का चुनाव करेगा? ये फर्स्ट है, सेकेंड है। तो जो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, है ना, इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जिस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसी रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, उसी रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जिस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी ग्रुप की वजह से होती है, किसी ग्रुप के प्रेजेंट होने से होती है, प्रेजेंट होने से ज़्यादा बढ़ती है, से ज़्यादा बढ़ती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे एक्टिवेटेड, क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड रिंग कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड रिंग कहते हैं। और उस ग्रुप को जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहा है, डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, उसे एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। और अगर जी, मतलब कहने का मतलब है कि जी ऐसा है ना, तो इसको बोलते हैं ये एक्टिवेट है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, ठीक है। और ये जो रिंग हो गया वो क्या हो गया, इज एक्टिवेटेड टुवर्ड्स E+। और अगर इसका उल्टा हो गया, है ना, कि यहाँ पे जो जी लगा है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे रिंग जो हो गया वो क्या हो गया, डीएक्टिवेटेड, क्या हो गया, डीएक्टिवेटेड, ठीक है। तो रिंग डीएक्टिवेटेड है और जी जो होगा वो क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग होगा, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग है ना, और यहाँ पे क्या है, टॉलिन है। तो टॉलिन क्या करता है बताओ, तो CH3 ग्रुप जो होता है ये +I लगाता है और +H लगाता है। +H कहाँ कहाँ लगाता है, कहाँ कहाँ लगाता है, ऑर्थो और पैरा पे लगाता है, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, याद है, ऐसे आता है। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि ओवरऑल बेंजीन में इलेक्ट्रॉन CH3 दे रहा है, लेकिन वो ज़्यादा कहाँ दे रहा है, ऑर्थो पे और पैरा पे, ठीक है ना। यहाँ पे CH3 जो हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सबसे ज़्यादा ये ऑर्थो पे दे रहा है, फिर पैरा पे दे रहा है, फिर मेटा पे दे रहा है ना। ऑर्थो पे क्या लग रहा है, +H+I, I क्या है, मैक्सिमम होता है, पैरा पे +H लगता है और मेटा पे +I, ये मीडियम होता है, और यहाँ पे +I जो होता है मिनिमम होता है। तो यहाँ पे जो एक्टिवेटेड साइट है ना, एक्टिवेटेड साइट सबसे ज़्यादा जो है ऑर्थो है, फिर पैरा है, फिर मेटा है। तो E+ जो होगा, है ना, E+, ठीक है ना, ऑर्थो, पैरा और मेटा। यहाँ पे क्या होता है कि कोई ग्रुप जो बेंजीन पे होता है वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करता है, निर्देश देता है कि तुम अगर ऑर्थो पे जाओगे या पैरा पे जाओगे तो तुमको बेनिफिट ज़्यादा होगा, तुमको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्टिंग एप्टीट्यूड, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि एनी ग्रुप, ठीक है ना, प्रेजेंट एट बेंजीन रिंग, ठीक है ना, डायरेक्ट्स इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, टू ज्वाइन स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है, स्पेसिफिक पोजीशन लाइक ऑर्थो, पैरा और मेटा।
ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या विड्रॉइंग नेचर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डायरेक्टिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इसके